So, Meenakshi, congratulations. Thank you, sir. And congratulations to your parents. आप जितने भी अब एस्पिरेंट है, जुडिशियल एस्पिरेंट है, उनको थोड़ा सा जल्दी में बता दें किस तरह से रहेगा। बट आप काफ़ी सारे स्टूडेंट का रहता है कि किस तरह से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू 3 स्टेप्स होते हैं, तो उसमें हम कैसे मैनेज करें? आप प्रीलिम्स को किस तरह से आप बताएं कि आपने कैसे प्रीलिम्स को मैनेज किया, कि आपने काफ़ी अच्छे स्कोर है प्रीलिम्स में, अभी मार्क्स तो नहीं आए, बट फिर भी एज पर जैसे जल्दी से हमें पता है कि आपका अच्छा स्कोर है, 130 के आस अराउंड आपके क्वेश्चन करेक्ट है, तो आप बताएंगे ताकि हो सकता है किसी को हेल्प हो आपके प्रीलिम्स के बारे में बताएं, किस तरह से आपने स्टडी की प्रीलिम्स की? जी सर। सो जैसे मैंने BLLB अपनी कंप्लीट करी थी, उसके बाद मैंने मास्टर्स में एनरोलमेंट ली। उस टाइम पे मैं अपना जरा माइंड मेकअप कर रही थी कि एक्चुअली व्हाट आई वांट टू डू, whether I really want to go into judicial services or not, because it is a long process and you cannot complete it in 1 year or 2 years, so you need to give time to it. तो जैसे मास्टर्स कंप्लीट हुई, तो दैट टाइम आई वाज श्योर कि मुझे करना है। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी, घर से की, 1 साल तक मैं पढ़ती रही। उसके बाद जब मेरा थॉरोली मैंने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए, तो उसके बाद अब मुझे था कि एग्जाम आ सकता है, तो मुझे उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो जब सारे सब्जेक्ट प्रॉपरली, मतलब आपको एक भी चीज नहीं छोड़नी है, शुरू से लेके एंड तक पूरा थॉरोली आपको एक बार तो पढ़ना है सारा। उसके बाद आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो चीजें कि प्रीलिम्स के लिए कैसे करें, मेंस के लिए कैसे करें आप। तो जब फिर एग्जाम की नोटिफिकेशन आउट हुई, तो फिर मेरा टास्क था सबसे पहले प्रीलिम्स कैसे करना है। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने सिर्फ बेयर एक्ट्स रिवाइज किए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो मेरे पास थी। तो मैंने बेयर एक्ट्स को कम्प्लीटली मैंने गो थ्रू किया, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, जितने भी 2-3 महीने का टाइम था, तो 2-3 महीने पूरा बेयर एक्ट रिवाइज किए बहुत ही थॉरोली, एक पॉइंट को, एक सेक्शन नंबर को, हर एक चीज को गो थ्रू किया। केस लॉज इंपॉर्टेंट पढ़े, लैंडमार्क पढ़े रिसेंटली आए हुए, क्योंकि जो क्रिमिनल लॉ का पेपर रहता है 3rd, उसमें केस लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैंने जितने प्रीवियस पेपर्स थे उनको पहले ही देखा था, तो ये चीज मुझे क्लियर थी। तो मैंने केस लॉज रिवाइज किए और साथ में बेयर एक्ट्स, और उसी से प्रीलिम्स हो गया। और क्योंकि मेरे बेयर एक्ट्स मुझे टिप्स पे याद हो गए थे, इतनी बार पढ़ लिए थे, तो बेयर एक्ट्स का मुझे, अगर मैं आंखें बंद करती मुझे पता था इस पेज पे लिखा हुआ है ये चीज। तो जब आप इतने क्लियर हो जाओगे बेयर एक्ट्स के साथ, तो प्रीलिम्स तो क्लियर हो ही जाएगा आराम से। ऐसा कोई स्पेसिफिक मैंने कोई बुक नहीं खरीदी कि उस पर मैं प्रैक्टिस करती थी कुछ, मैंने बस बेयर एक्ट रिवाइज किए, बार बार याद कर लिए, तो उससे प्रीलिम्स हो गया। उसके बाद मेंस का आया जैसे, तो मैं सर से मिली, तो मेंस का सर ने पहले मुझे गाइड किया, बोला कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैटर करेगी बहुत ज्यादा। तो मैंने एक सैंपल आंसर सर को लिख के दिया पहले दिन। तो सर ने बोला कि आंसर तो ठीक है आपका जैसे, पर बिल्कुल केस लॉस नहीं है, और वो सारी चीजें गाइड करी। तो फिर उसके लिए मैंने थोड़ी सी तो मैंने बुक्स भी रेफर की, क्योंकि जब आप मेंस का आंसर लिख रहे हो, कई बार आपको बुक से ऐसी लाइंस और वो बहुत अच्छे कोड से ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो आपके आंसर को थोड़ा इफेक्टिव बना देती हैं। तो मतलब वो थोड़ी चीजें की, थोड़े बहुत नोट्स पढ़े थे अपने, वो पढ़ लिए। बाकी आंसर राइटिंग थॉरोली, यही प्रैक्टिस ही है जो कि मेंस के क्लियर कराएगी। और सर की गाइडेंस, जब सर बताएंगे कि आपने यहाँ गलत लिखा है या आपको यहाँ पे ये चीज ऐड करनी है, तो मैं वही पॉइंट आउट कर लेती और अगली बार उसको इम्प्रूव कर लेती। तो सर के साथ थॉरोली आंसर राइटिंग के लिए मेंस वैसे क्लियर हो गया। और इंटरव्यू तो आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करेगा, आप जो रियल में हो वही वहां पे दिखेगा, और वही चीज अगर आपकी रियल सेल्फ उन्हें पसंद आएगी तो आप जरूर सिलेक्ट होंगे। हाँ, प्रीलिम्स में जैसे मीनाक्षी ने भी कहा कि बेयर एक्ट की पॉइंट है, जैसे आपने कहा कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुडिशरी में कभी ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ो और प्रीलिम्स कर लो। लेकिन हिमाचल जुडिशरी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टाइम कम होता है आपका प्रीलिम्स और मेंस के बीच। ये तो बाय लक था कि इस बार पोस्टपोन हो गया, तो ऑब्वियसली आंसर राइटिंग में हेल्प होगी, आपकी मेंस के लिए हेल्प होगी। तो जब भी आप स्टडी करते हो, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो चाहे कोचिंग ले रहे हो कहीं से, तो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के साथ साथ चलती है, क्योंकि पहले आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। लेकिन जब आपका प्रीलिम्स आने वाला है, नोटिफिकेशन आ गई, तो आपको क्या करना है, सिर्फ प्रीलिम्स पे फिर बेयर एक्ट पे फोकस करना है। और जब मेंस होता है तो ऑब्वियसली आंसर राइटिंग आपकी ऑलरेडी वो तो होनी चाहिए। तो आप ये बताओ कि जो कोई टिप्स है, कोई राइटिंग स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है, या फिर टाइम मैनेजमेंट जो एग्जाम में होता है तो कैसे आपने कॉप अप किया उससे? जी सर। क्योंकि टाइम बहुत कम होता है 3 आवर के अंदर, आपने हिमाचल का जो मेंस होते हैं काफी स्पीड होनी चाहिए आपकी, तो वो थोड़ा सा टिप्स आप। जी सर।
राइटिंग स्पीड ना मेरी एक्चुअली पहले से स्लो थी, तो मेरे लिए भी एक टास्क था पेपर कंप्लीट करना। क्योंकि ऐसे बहुत बार हुआ स्कूल में कि मेरा पेपर छूटा है, मैं स्लो लिखती हूँ खुद में भी। तो जब मैंने पेपर देखा कि मेंस का पेपर कैसा आ रहा है, तो वो पेपर काफी अलग था बीएलएलबी के पेपर से, क्योंकि वहाँ पे हमें 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं 3 घंटे में करने के लिए। यहाँ आपको 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो भी डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस भी हैं। तो आपको एक बार पढ़ के भी देखना है कि आपको कौन सा करना है, उसके 4 पार्ट्स भी देखने हैं, तो वो सारा भी टाइम कंज्यूमिंग होगा, ऐसा नहीं है सिर्फ लिखना है। तो वो चीज पहले तो मैंने देखा तो मुझे भी डर लगा, कि मुझे लगा शायद नहीं हो पाएगा, पेपर कंप्लीट करना तो टास्क है, क्योंकि आता भी हो पर अगर आप लिखोगे नहीं तो क्लियर तो वैसे ही नहीं होगा। तो उस चीज के लिए सर का जो उन्होंने पूरी प्रॉपर टेस्ट सीरीज बनाई थी ना, वो चीज काफी हेल्प करी है मुझे, क्योंकि अगर आप बिना गाइडेंस के चलोगे ना तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे सर ने रोज जो भी उन्होंने मॉक देना, उसमें उन्होंने टाइम था कि 70 मिनट्स का जैसे हो रहा है, तो आपको इसमें इतने क्वेश्चन करने हैं। तो उस चीज को करते वक्त ना मेरे को रहता था कि मेरे को प्रॉपर टाइम में करूं। मैं जैसे मैं घर में थी, कोई देखने वाला नहीं है, पर स्टिल मेरे को था कि मेरे को खुद पे टाइम पे ही करना है अपने लिए। तो जैसे 70 मिनट में मैं लिखने बैठ जाती, टाइमर लगा के साथ में फोन पे, कि पूरे प्रॉपर उसमें लिखूंगी। और ऊपर से फोन पे देखना छोटी स्क्रीन में क्वेश्चन पेपर, वो भी टफ हो जाता था। पर चलो मैं उसमें 2 मिनट का बफर दे देती थी कि चलो स्क्रीन की वजह से, तो बस लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। मेरा वैसे पेपर कभी कंप्लीट नहीं हुआ घर पे 70 मिनट में, 80 मिनट 90 मिनट ही गया है हमेशा। पर मुझे पता था एग्जाम स्ट्रेस कवर कर लेगा 5-10 मिनट का। तो बस वही, आप प्रैक्टिस 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 से टाइम मैनेजमेंट होगी। और एक और चीज जो मेरे को हेल्प करी वो ये था कि जैसे मुझे पता था एग्जाम 11 to 2 होने वाला है दिन में, तो मैं जब मॉक लिखने बैठती, फुल मॉक, मैं 11 से 2 ही बैठती, कि मुझे टाइम का पता चले कि 12 बजे, तो 12 बजे तक कहाँ पहुंचना चाहिए मुझे, कि मैं ठीक स्पीड पे हूँ ये देखने के लिए। 1 बजा तो मेरे को इतना तो करना है, यहाँ तक पहुंची हूँ तो ठीक स्पीड पे हूँ, तो 2 बजे पेपर खत्म हो जाएगा। तो मैंने वो चीज की, 11 से 2 लिखते तो मुझे पता चल जाता है कहाँ एग्जैक्टली होना चाहिए, कितने बजे, कि मुझे पता चले मैं ठीक स्पीड पे हूँ। तो वही चीज मेरे को वहां भी लगा, जब मैं 11 से 2 मैं घड़ी देखती 12 बज रहे हैं और मैं इस क्वेश्चन पे हूँ, तो मुझे लगता है चलो ठीक स्पीड चली है, तो ये चीज हो जाएगी। तो प्रैक्टिस ही है। और मेंस का बाकी जितना लिख सकते हो टाइम बाउंड मैनर में, जितना लिख सकते हो उतना बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। स्पीड तो थोड़ा करनी पड़ेगी इम्प्रूव। ठीक है। और जैसे ये जर्नी आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इस टाइम में काफी डिमोटिवेट भी होते हैं बीच में, और सबसे डिमोटिवेशन पता कब आता है, जब आपका एक एग्जाम पोस्टपोन हो रहा बार बार, क्योंकि आपकी टाइम पेस जो प्रिपरेशन है बहुत हाई पे होती है, और आफ्टर दैट आपको पोस्टपोन होता है, फिर थोड़ा लेथार्जिक भी हो जाता है इंसान। तो आप कैसे मतलब अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते थे? तो जब तो प्रीलिम्स का जब नोटिफिकेशन निकली कि एग्जाम होने वाला प्रीलिम्स, तब तो मैं फ्री थी, घर में ही थी। तो ये एग्जाम मेरे लिए बहुत मैटर करता था, क्योंकि मैं भी पूरी तैयारी के साथ पहला एग्जाम दे रही थी। तो मुझे था एक बार, जब फर्स्ट अटेम्प्ट कोई करता है तो आप अपना फुल सपोर्ट और फुल एंथुजियाज्म पूरे उसके साथ जाते हो कि ये वाला क्रैक करेंगे। जो सेकंड और थर्ड टाइम करना मुश्किल होता है, तो उस टाइम में बहुत ज्यादा थी एनर्जेटिक कि ये तो कर लेंगे, ये तो होगा। तो जब मार्च में था और दिसंबर में नोटिफिकेशन निकली, तो 2-3 महीना तो मैं बिल्कुल मोटिवेटेड थी, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं आया शायद मैं डिमोटिवेट हुई या कुछ भी। तो प्रीलिम्स तक तो बहुत ही अच्छा था, प्रीलिम्स हो गया, इतना अच्छा हुआ कि मैं श्योर थी कि ये तो क्लियर हो ही जाएगा, मेरे मार्क्स बहुत ही अच्छे बन रहे थे। तो उसके बाद जब मेंस की बारी आई तब मुझे थोड़ा स्ट्रेस हुआ, क्योंकि ना आंसर राइटिंग कर रखी है, ना ही कभी मतलब कुछ लिखा ही नहीं है जब बिल्कुल भी, तो कैसे एक पूरा पेपर लिख दूंगी जो भी इतना बड़ा है। उस टाइम मेरे को थोड़ा बहुत मतलब काफी स्ट्रेस तो हो गया था। तो मैंने थोड़ी बात की, जैसे मेरे पापा है काफी सपोर्टिव है इन चीजों के लिए, उनसे कुछ भी बात करूं तो वो हमेशा सपोर्ट कर देते, तो उनसे बात करती कि नहीं हो पाएगा। और इस चीज में ना उनका एक बहुत फायदा है कि वो उनसे ये बोलो नहीं हो पाएगा ना, तो हमेशा डांट देंगे तुम्हें कि कैसे नहीं हो पाएगा, ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं होती है। तो फिर मैं सोचती मैं कि सही बात है, मतलब ये बोल सकते हैं तो पेपर भी नहीं देख रखा है अभी, तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो वैसे खुद को मोटिवेट कर लेती कि हो जाएगा हो जाएगा। फिर सर मिल गए, तो सर से गाइडेंस मिलती, जब सर अच्छे मार्क्स देते ना तो मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं, ऐसे पेपर हो जाएगा जरूर, में अच्छे लिख रही हूँ, अच्छे मार्क्स दे रहे हैं, सब ठीक है अभी। तो इम्प्रूव करते रहिए। कम मार्क्स दे देते हो? हाँ, जब कम मार्क्स देते सर, एक दिन हुआ ऐसा कि सर ने ना जो सर यूजुअली मार्क्स दे रहे थे उससे कम दे दिए। तो मैं देख रही हूँ आज तो कम मार्क्स है, जरूर कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने पेपर में। मैंने मैसेज ही कर दिया सर को, मैं कहा सर आपने कम मार्क्स दिए हैं, कुछ तो मतलब मैंने मिस कर दिया शायद पेपर में। तो सर बोलते नहीं नहीं, वो मैं तुम्हें धीरे धीरे बता रहा हूँ कि वहाँ कम ही मार्क्स मिलेंगे और आप लोगों को उसके लिए भी रेडी होना पड़ेगा। तो वो कहता है कि अगर हम अच्छे मतलब मार्क्स दे रहे हैं आपको पहले स्टार्टिंग में, तो आप तो अपने आप को सोचेंगे ओवर कॉन्फिडेंस। तो उस चीज के लिए क्या होता है कि कभी स्टूडेंट को ये भी दिखाना है कि आपको कम मार्क्स भी मिल सकते हैं,
थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकते हैं, कभी मोटिवेट करने के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स देने के होते हैं। वो एक प्लान होता है किस तरह से किसी स्टूडेंट को रखना है, वो स्टूडेंट को नहीं पता चलता किस तरह से बनता है। वो शायद आपने आंसर राइटिंग के प्लान से देख लिया होगा। अदरवाइज अगर जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं खुद से, तो मान लो सपोज आपने आईपीसी पकड़ा, तो आप उसकी प्रॉपर आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे। तो जो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग, तो जो प्लान होता है उसमें क्या होता है कि आपको पता है आज का टारगेट ये है और उतना ही आपने रीड करना है और उतना प्रिपेयर करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन आएंगे और उन्हीं के आंसर आपको लिखने हैं। तो जो आंसर राइटिंग प्लानिंग होती है, तो उसमें ना ईच एंड एवरी टॉपिक पे मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन आंसर लिखे होते हैं। और कुछ और टिप्स। हाँ, और ये जो सर ने बोला ना ये चीज की, अगर आप ये सोचो आपके पास पूरा सिलेबस पड़ा है और 1 महीने में आपका मेंस है, तो आप कहाँ से उठाओगे? आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सा उठाओ। सीपीसी अपने आप में इतना बड़ा है, 1 महीना सीपीसी को भी लग सकता है अगर आप प्रॉपरली थॉरोली उसमें जाओ। तो सर का जो प्लान था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सर ने ना सीपीसी अगर डाला है किसी जगह पे, तो सर ने टॉपिक्स भी उसके इंपॉर्टेंट मेंशन किए हैं कि एटलीस्ट हमें पता लग जाए फोकस एरिया क्या है। पढ़ती तो मैं एक्स्ट्रा भी थी, ऐसा नहीं है, छोड़ती तो मैं नहीं थी, क्योंकि वो मुझे बचपन से आदत है, मुझे लगता था नहीं इसी से ही आ जाएगा, तो छोड़ना तो नहीं था मैंने। पर मैं मेजर एरिया सर का जो था मैं उस पर फोकस करती थी कि इससे तो जरूर क्वेश्चन बनेगा, तो इस पे कर लेती हूँ। तो उस तरीके से मतलब 1 महीने का टाइम इतना कम था, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स कवर हो गए उस टाइम में। और जब पेपर पोस्टपोन हुआ तब तक मैंने सब पढ़ लिया था, मतलब पेपर हो गया होगा पोस्टपोन पर मेरा सिलेबस कंप्लीट था, एटलीस्ट मैं रेडी थी कि मैं मेंस कर सकती हूँ अब। वो तो पेपर पोस्टपोन हो गया और उस टाइम पे थोड़ा डिमोटिवेट तो हुए थे, मतलब 2-4 दिन तो मैं पढ़ी भी नहीं कि अब पता नहीं कब पेपर आएगा, क्या रहेगा। अभी इतनी मोटिवेशन थी, अब इतने 2-3 महीने बाद वो तो नहीं रहता उतनी मोटिवेशन। पर उस टाइम ये चीज होगी कि मैंने पीएचडी में एनरोल किया था और उन्होंने उस टाइम में बुला दिया कि आपकी क्लासेस शुरू हो रही है। पेपर पोस्टपोन हुआ, मेरा उधर में बिजी हो गई, 1 महीना वही क्लासेस लगा रही थी। तो उस टाइम पे 1 महीना मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैंने मेंस भी लिखना है। अभी मैं भूल गई थी 1 महीने के लिए एक्चुअली में, मतलब मैं स्ट्रेस लेती थी कभी कभी कि ये पेपर आ गया एकदम से, तो पीएचडी कैसे मैनेज करूंगी, ये कैसे करूंगी। पर वो मेरा लक था कि जैसे पीएचडी की क्लासेस खत्म हुई, उधर से मेंस की नोटिफिकेशन निकली, मैंने अपना बैग उठाया, मैं गई घर। अब फिर मैं उसके बाद 1 महीना फिर से आंसर राइटिंग करी और वही सब रिवाइज किया और वो हो गया। तो इतना ज्यादा डिमोटिवेशन आई नहीं, और फिर तो इंटरव्यू साथ में ही आ जाता है, तो इतना कुछ नहीं होता। और साथ में आपको मॉक जो टेस्ट होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको 3 आवर, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में 3 आवर बैठना होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। मॉक 3 आवर के अंदर आपको कैसे बैठना, और 3 आवर के अंदर आपका जो माइंड है वो कैसे वर्क करता है। जैसे मीनाक्षी ने आपको बताया कि जो टाइम था वहाँ पे 11 AM से आपका एग्जाम था, तो वो एग्जैक्टली है 11 AM, क्योंकि जिस पोर्शन में आप बैठते हो, जिस टाइम पे आप करते हो, उस टाइम माइंड आपका कैसे वर्क करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मेरा खुद का एडवाइस ये रहता है कि उसी टाइम पे एग्जाम करो जो टाइम आपको स्लॉट दिया होता है। मॉक टेस्ट काफी हेल्प करते हैं आप। हाँ जी सर, मॉक टेस्ट से मुझे एक तो बिल्कुल मॉक टेस्ट ऐसा लगा कि जैसे सिविल लॉ 2 था, एग्जैक्ट सेम आ गया जो मैंने सर ने डाला था, जो मैंने लिखा था। तो मतलब उसमें 1 या 2 क्वेश्चन चेंज हुआ। तो जब आपने वो इतनी बार चीज लिखी है, आपने प्रॉपर फुल मॉक टेस्ट घर पे बैठ के लिखा है, उसके बाद आपने देखा भी है कि आपने क्या गलती करी है, तो आपने बेस्ट बना लिया उस चीज को, तो वहां वही पेपर आएगा। तो आपको ना वो याद हो जाती है वो चीज, आपकी मसल मेमोरी है, वो आपसे वही लिखा जाता है फिर से जो आपने पहले लिखा होता है। तो आपको सोचना नहीं पड़ता उस चीज के लिए, ना ही मुझे क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगा, क्योंकि मुझे पता थी तो वही क्वेश्चन है जो लिख रखा है, तो मैं बस शुरू हो गई। तो वो टाइम वहां पे सेव हो जाता है अगर आपने वो क्वेश्चन पहले लिख रखे हैं। अगर आप जैसे मेरे साथ काफी मेरे फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने नहीं की थी जैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या खुद से लिखे थे 1-2 बार, तो अब वो उनको प्रॉब्लम ये आ रही थी, वहां पे पेपर देख रहे हैं, पढ़ना पड़ रहा है पहले क्वेश्चन, तो आपके 2-3 मिनट तो वही वेस्ट हो गए। अगर आप इतना टाइम लोगे तो आपका आंसर लिखने का टाइम कट रहा है। तो मैं तो बस एक नजर ही देती थी कि पता है ये लिख रखा है, ये वही क्वेश्चन है, मुझे वहीं से पता था, तो एक नजर दी और आंसर लिखना शुरू किया। टाइम वहां पे बिल्कुल सेव जितना कर सकते हो उतना करो, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा। ये चीज है। बाकी आंसर की एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि इस बार हमारे पास जो शीट्स आई थी उसमें ऑलरेडी स्पेस प्रोवाइडेड था, तो वो एक नई चीज थी। अदरवाइज हम अपने हिसाब से करते कि चलो 12 मार्कर है तो इतने में करेंगे, 8 मार्कर है तो इतना स्पेस लेंगे, पर अब हमारे पास जब स्पेस ऑलरेडी गिवन था तो वो चीज भी हमें देखनी पड़ी उस टाइम। तो ऑन द स्पॉट आपको वो अपना माइंड वैसे ही बनाना पड़ेगा कि अब इतना ही लिखना पड़ेगा, तो वो चीज भी उस टाइम देखनी पड़ी। आगे वालों के लिए तो हेल्प हो जाएगी, हमारे लिए वो थोड़ा अलग थी चीज। तो सिविल लॉ 1 के पेपर में स्पेशली जहाँ पे आप 12 मार्क्स के लिए 2-3 पेज लिख रहे, वहां पे 5-6 पेज दिए आपको, तो आप पे प्रेशर वैसे बढ़ जाता है।
पर एक चीज जो बहुत मैटर करती है वो यही कि जिस बच्चे ने जब डिवाइड किया ना अपने टाइम की एक आंसर के लिए इतना, तो आपका आंसर फिर 2 पेज में खत्म हो, 3 में हो, 4 में, उस टाइम में जितना लिख दिया बस वही खत्म करो, वरना आगे वाला छूट जाएगा। तो आपको बस एक्सीड नहीं करना है वो, चाहे कुछ मर्जी सिचुएशन आए, अपने टाइम पे खत्म करो आंसर, तभी आपका पूरा पेपर खत्म होगा। हाँ, ये सही है कि इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है राइटिंग का। तो सिविल और वन में वर्ड्स लिमिट थी, तो 250 और 400 के आसपास वर्ड लिमिट थी, तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। बट सिविल और क्रिमिनल लॉ में जितना आप शायद मॉक में आपको बताया था कि 1 और 2 पेज में लिखना है, उतने ही उन्होंने वहाँ पे स्पेस दिया हुआ था। हाँ, नेक्स्ट फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए तो ये बहुत हेल्पफुल है कि पहले पता है कि इस तरह से आएगा, क्योंकि अचानक कोई सामने पैटर्न चेंज हो जाए तो सबसे पहले तो यही है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो, वहीं पे थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, अब कैसे इसको करें। तो जैसे मीनाक्षी ने बताया कि ठीक है, बेशक आपके पास स्पेस दिया हुआ है वहाँ पे, सबसे पहला काम है आपका कंप्लीट करना, क्योंकि अगर आपको कुछ भी लैप छूट गया तो फिर आपको आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा। तो एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा तो उससे क्या होगा, आपको लॉस ही होगा उस चीज का। तो बाकी अब इंटरव्यू का बताओ अपने, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू? मतलब लास्ट टाइम कम था इस बार, 12 डेज थे इंटरव्यू के प्रिपरेशन, 11 को रिजल्ट आया था और 22 से आपके इंटरव्यू थे। तो अब इस कम टाइम में कैसा आपने 10 दिन के अंदर प्रिपरेशन की, थोड़ा सा टिप्स बताओ। तो जब रिजल्ट आया मेंस का, तो मैं ऑलरेडी शिमला में ही थी, क्योंकि मैं पीएचडी भी कर रही थी इस साइड वाइज। तो एक दिन तो मेरा वैसे मिस हो गया कि घर गई, ट्रैवलिंग में चला गया, फिर मेरे पास बच रहे थे 10-11 दिन, उसमें से 1-2 दिन और मिस हो गए, क्योंकि साड़ी ढूंढना और वो सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैसे दिखते हो वो मैटर करता है बहुत ज्यादा। और उस चीज में भी फिर मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि मेरे एरिया में वैसे भी ज्यादा शॉप्स नहीं थी, तो मुझे बहुत टाइम लग रहा था। तो 1-2 दिन मेरे वैसे चले गए। उसके बाद आपके पास फॉर्म होगा, वो भी आपको फिल आउट करना है, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं गेजेटेड ऑफिसर के पास जाना पड़ रहा है, तो उसमें आपका टाइम जाएगा ही जाएगा। तो 2-3 दिन तो आप निकाल ही लो उसमें से, कि जिसमें कोई प्रिपरेशन हुई ही नहीं, उसमें बस आप माइंड सेट बना सकते हो कि चलो ठीक है, होना है इंटरव्यू, तो देना पड़ेगा, तो उस तरीके से माइंड सेट बना लो। पढ़ने के लिए वही बच रहे थे 7-8 दिन। तो मैंने तो सबसे पहले तो सर का जो प्रॉपर सर ने दिया था, जो मैंने बना रखा था अपना शेड्यूल कि कौन से सब्जेक्ट्स कैसे करेंगे, किस दिन पे कैसे, और सर ने मॉक टेस्ट भी प्रॉपरली बना रखे थे, तो मैंने वही चीज की। तो जो सर ने दिया होता मैं वो सारे सब्जेक्ट्स कवर करती और सर का मॉक देती। तो अगले सब्जेक्ट कवर करने सर का मॉक देना, 1-2 बार तो मैं मिस कर दी थी, तो मैं अगले दिन मॉक दे रही थी, क्योंकि लैब कर दिया सिलेबस में। तो मैंने मतलब सारा सिलेबस एक बार कवर किया बेरेक्ट से, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो है ही, वो चीज आपको बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी। जब आपने मेज लिख दिया तो आपको होगा वो, बस आप नर्वस होगे बेशक, पर आपको आता होगा, आपको चीज माननी पड़ेगी। पर आपको छोटी छोटी चीजों पे देखना पड़ेगा। जैसे आपने बेरेक्ट देखा तो आपको बेर आइडिया लग गया कि क्या है, पूरा चीज है क्या, इसमें से कुछ भी पूछेंगे तो हम बता देंगे। फिर आपको अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट भी चूज करना पड़ता है, क्योंकि ये तो पेट क्वेश्चन है कि आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, और वो अगर आपको नहीं आता तो उससे ज्यादा बुरा इंप्रेशन जा ही नहीं सकता। तो जैसे मैंने एविडेंस एक्ट बोलना था, तो मेरे को पता था इसको टाइम देना ही पड़ेगा, इसकी हर एक चीज, हर एक कोना पकड़ना पड़ेगा, कुछ भी पूछ लिया मुझे आना चाहिए। तो मैंने एविडेंस एक्ट को थोड़ा ज्यादा टाइम दिया, पूरा दिन लगा लिया, अच्छे से पढ़ा, सुबह से शाम केस लॉ में पढ़ लिया, जो जो उसमें था वो सब पढ़ लिया, तो सब कवर हो गया। फिर मैंने एचपी जीके भी पढ़ा, क्योंकि इंटरव्यू में वो सब भी पूछते हैं आपसे। तो जीके के लिए फॉर्चुनेटली मेरा भाई भी है, तो वो प्रिपेयर कर रहा होता है सिविल सर्विसेज के लिए। तो मैंने उसे बिठाया, मैंने बोला मुझे हिमाचल के बारे में बता दे, जो मुझे पता होना चाहिए। तो मैंने बस उसे स्टोरी जैसे सुन लिया, मतलब एक दिन में ही सारा, कि मंडी के बारे में बता दे, मंडी कैसे एग्जिस्टेंस में आया या कैसे चीजें हुई। तो उसने मुझे बैठ के बता दिया और मैंने वो सुन लिया, तो मैंने पॉइंटर्स नोट कर लिए, तो मुझे बुक रेफर नहीं करनी पड़ी ज्यादा या कुछ, तो वो हेल्प हो गई। तो आप भी ऐसे किसी से सुन लो और जीके पे काम कर लो, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे, जैसे थोड़े बहुत मुझसे भी पूछे कि जैसे, और आपकी हॉबीज क्या है आपको पता होना चाहिए, बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। जो फॉर्म में लिखा है ना उससे क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो वो सब चीजें ज्यादा मैटर करती है लॉ से भी। तो वो सब चीजों पे फोकस करो। जो मैंने लिखा था मैंने रियल चीज लिखी थी, कुछ फेक नहीं लिखा। अगर मेरी हॉबी डांसिंग है तो मैंने डांसिंग लिख दिया। वैसे बोलते हैं कि हाँ आप वैसे लिख दो कि आई लव टू राइट, आई लव टू रीड बुक्स, पर वो चीजें जब मैं करती नहीं तो मैं कभी आंसर नहीं कर पाऊंगी इस चीज के बारे में। तो अगर मैं डांस करती हूँ, मैंने डांस लिखा क्योंकि मुझे आइडिया है, मुझे पता है मेरा फेवरेट डांसर कौन है, कैसे कैसे डांस फॉर्म्स हैं, और मुझसे क्वेश्चन भी आया आप कौन से टाइप का डांस करते हो।